नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 5th यूनिट फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे, और साथ ही यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही कमाल के नोट्स बनाए जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम इमेजेस के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, और साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक MCQ 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो आपकी एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम देखते हैं यूनिट 5 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इस यूनिट का नाम है फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस। बहुत ही कमाल की वाली यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है कि क्या मीनिंग और इंपॉर्टेंस होता है वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस का। हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस के। फिर हम देखेंगे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे वो वेलनेस को प्रमोट करते हैं। हम देखेंगे लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाता है फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स के थ्रू, और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस या इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, जिसके अंदर हम एक प्राइस टेक्निक को देखने वाले हैं। तो यार बहुत ही कमाल की वाली यूनिट है, और हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन सी बेस्ट किताब है और कौन सी किताब का आप खुद इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट को डेवलप करने के लिए। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया, और उसके बाद ये जो गुरुकुल बाय ओसवाल वाली किताब मुझे बहुत ही कमाल की लगी। और इस किताब के अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपका कंटेंट दे रखा है, और बिल्कुल CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल वाली टेंशन रहती है उसको भी दूर किया गया है कि एक ही किताब में आपको थ्योरी वाला पार्ट और प्रैक्टिकल वाला पार्ट दोनों मिल जाता है। तो यार बहुत ही कमाल की वाली किताब है, और जरूर से आपकी टेबल पे वाली किताब होनी चाहिए। मैं खुद इस किताब को रेफर करता हूँ आपके नोट्स बनाने के लिए, तो डेफिनेटली इससे आपको फायदा भी हो जाएगा अगर आप इसको बाय करते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं, और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट वाला जो बूस्टर डोज है वो आप दे सकते हैं। बढ़ते हम आगे और देखते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या मीनिंग है फिजिकल फिटनेस का। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। फटीग मतलब होता है थकान, तो बिना किसी थकान के अगर आप अपने रेगुलर रूटीन काम को कर पाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। नाउ जो एक्सर्शन एंड आफ्टर डूइंग द वर्क द पर्सन हैज द पावर टू डू सम मोर वर्क। देखो अब इसमें दो बातें हैं। पहला तो यह है कि आप कोई भी रूटीन का काम कर रहे हो बिना किसी थकान या एक्सर्शन के, और दूसरा है कि आपने काम तो कर लिया उसके बाद भी आपके पास पावर है टू डू सम मोर वर्क, और आप वो दूसरा काम करने के बाद भी आपकी जो रिकवरी है वो भी तेज है ना। तो तीन चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ यार इसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आप लंबा जीवन जिएंगे, हेल्थी लाइफ आपकी रहेगी, देन इंक्रीज होगी आपकी एनर्जी पावर कैपेसिटी, देन जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग द डिजीज वो भी कम होगी, और स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव आपका मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम रहेगा, जिससे भाई साहब बिल्कुल मस्त फ्लो में आपका जीवन चलेगा। देन उसके बाद रिकॉल कैपेसिटी ऑफ माइंड बढ़ेगी, मेमोरी कैपेसिटी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, एक्सेस फैट से आप छुटकारा पालेंगे, और एकदम खुशनुमा जीवन आप जिएंगे। नेक्स्ट आता है कि मीनिंग क्या होता है वेलनेस का। तो यार देखो वेलनेस एक कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल की जिससे वो एक बैलेंस लाइफ जी पाता है। अभी जो कंसेप्ट है वेलनेस का, इसका मतलब होता है कि हेल्दी रहना और हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना। और यहाँ पर इस जो पूरे कंसेप्ट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी अटेन की है ना। जब से कोविड वगैरह आया है तो तब से लोगों ने वेलनेस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया है कि भाई साहब फिजिकल फिटनेस तो ठीक है, लेकिन क्या हमने इतने पैसे कमा लिए उसके बाद हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ना। आपने बहुत सारे देखे होंगे बड़े बड़े जो मिलेनियर्स बिलियनियर्स रहते हैं उनके भी डिवाइस है ना डिवोर्स हो जाते हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही होती। तो फिर लोग यही बोलते हैं भाई साहब क्या मतलब हुआ इतना पैसे कमाने का जब आपकी खुद की लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति वेलनेस है अगर किसी के जीवन में, तो उसका मतलब हो जाएगा कि हाँ भाई साहब फिजिकली तो वो फिट है ही, लेकिन मेंटली और बाकी हर एक तरीके से भी वो फिट है, और उसकी लाइफ एकदम बैलेंस है, और अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल कर पा रहा है।
क्या होगा बैलेंस लाइफ से, वेलनेस से? तो क्वालिटी लाइफ आप जी पाएंगे, देन मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी, आप एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को और एक्टिव मेंबर आप रहेंगे सोसाइटी के, है ना। इसके अलावा भी आप अपने मन से भी जो भी अगर कुछ पॉइंट आपको आते हैं तो वो भी बता सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि हेल्थ क्या होती है। तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से वाली डेफिनेशन ली गई है, जिसमें बताया गया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का, एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं कि भाई साहब किसी के पास बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं भाई साहब। हेल्दी व्यक्ति का मतलब होता है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वो बिल्कुल फिट है ना। आप फिजिकल तो आपको पता ही है कि भाई साहब बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेंटली मतलब कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, और सोशली वेलबींग मतलब होता है कि यार समाज में उसके दोस्त होने चाहिए, उसकी कोई सोशल रेपुटेशन होनी चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसका एक समाज में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ये व्यक्ति हेल्दी है। तो ये डेफिनेशन याद रखना, सीधे आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। देन क्या होगा इंपॉर्टेंस? तो लगभग सब जगह इंपॉर्टेंस सेम ही है कि आपका लेवल ऑफ फिटनेस सही रहेगा। लॉन्गिटिविटी मतलब लंबा जीवन आप जिएंगे। कार्डियोवास्कुलर बीमारी जो रहती है उससे आप दूर रहेंगे। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट और लंग्स की बीमारियां। देन उसके बाद डिप्रेशन वगैरह में आप नहीं रहेंगे। फिर एनर्जी लेवल हाई रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी हाई रहेगा। स्ट्रेस से आप कोप कर पाएंगे, कोप करना मतलब आप, है ना, उसको झेल पाएंगे और उससे डील कर पाएंगे, और पोस्चर आपका इंप्रूव होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या कंपोनेंट या डायमेंशन है इन तीनों कंपोनेंट्स के। तो पहला अगर हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट क्या है ना। तो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट है, आपको याद रखना है। 5 में क्या क्या है? स्ट्रेंथ है, सेकंड स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो हमको इन सभी चीजों को एक एक करके देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इसमें आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो या तो आप किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं या उसको ओवरकम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिमोट है ना, मैं अगर इसको यूं करके ऊपर ला पा रहा हूँ तो ये क्या हो गया भाई साहब, मैंने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है ना, मसल पावर का इस्तेमाल किया है, और इस ये जो रेजिस्टेंस है जो नीचे के साइड जाना चाह रहा है उसको मैंने ओवरकम किया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। 2 तरह की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। और डायनेमिक फिर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। कैसे आप स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं? तो उसके 3 मेथड होते हैं जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे आगे, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, है ना। तो इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं और देखना चाहे तो देख लो। मेन अपने काम का है कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है और उसके 2 टाइप्स कौन से हैं, और इन 2 टाइप्स के भी फर्दर कौन से टाइप्स हैं। अब इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम में गए और वहां पर जाकर के भाई साहब सबसे बड़ा डंबल कौन सा है, तो बोलता है कि यार 40 केजी का डंबल हमारे पास सबसे बड़ा है, कि चल इसी को उठा के देखता हूँ। तो वो क्या है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और उसको आप उठाने की जब कोशिश करोगे, उसके अगेंस्ट आप काम करोगे, तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, आप बोलोगे यार 40 तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा, ऐसा कर बीच वाला कोई वेट दिखा, तो बोलता है कि ले 10 केजी का ले लो। फिर आप क्या करते हो? जब स्पीड से 10 केजी को उठाते हो तो उसको बोलेंगे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट टेक कर रहे हो लेकिन विथ स्पीड। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, है ना। अब भाई साहब 40 किलो को उठा लिया, 10 किलो को उठा लिया, अब थकान हो गई है आपको, लेकिन उस थकान की कंडीशन में भी अगर आप कोई वेट उठा पा रहे हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। वही थकान है आपको और थकान के दौरान आप कोई काम कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे एंड्योरेंस। या इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन है कि टू कैपेसिटी टू या कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू लास्ट और टू विथस्टैंड वियर एंड टियर। तो मतलब कोई चीज वियर एंड टियर सह पा रही है ना। वियर एंड टियर मतलब क्या होता है कि उसमें जो उसके पार्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं लगातार, है ना। और अगर बॉडी के संदर्भ में बात करें तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, वो थक रहे हैं और उस थकान की कंडीशन में अगर आप कोई काम कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी ने आपको धनिया लेने भेजा, तो जैसे ही आप धनिया लेके आए सब्जी मंडी से, वो भी दौड़ के, है ना, फिर धनिया लेके आए और मम्मी ने फटाक से बोल दिया अरे यार मैं छोले भटूरे बना रही हूँ और गैस खत्म हो गया है, ले जल्दी से नीचे से वो गैस के टंकी वाले भैया आए लेके आ जा। अब आपको थकान हो चुकी थी पहले ही क्योंकि आप दौड़ के आए थे, लेकिन आपको खाने थे छोले भटूरे, है ना, और फिर आपने एंड्योरेंस का इस्तेमाल किया, जहां पर क्या होगा कि अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, थकान के दौरान भी आपने क्या किया है? छोले भटूरे खाने के चक्कर में आप नीचे से गैस की टंकी तो के लाए, तो वो होती है आपकी एंड्योरेंस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम और नामों से भी जानते हैं जैसे स्टेमिना।
है ना, आपने सुना होगा जनरली बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो स्टेमिना वहाँ पर एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म आपको देखने को मिलती है। देन इसको एक और एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं, है ना, या एरोबिक कैपेसिटी। तो ये आप याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्टेमिना और एंड्योरेंस याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। तो पहला होता है बेसिक एंड्योरेंस। तो बेसिक एंड्योरेंस क्या होता है ना, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, के मतलब आप किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हो। तो अगर आप स्लो पेस पे कोई काम कर रहे हो, है ना, और बेसिक एंड्योरेंस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल की टू डू द मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स इन्वॉल्व्स एट सो प्लेस, है ना। तो बिल्कुल स्लो पेस पे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, मॉडरेट स्पीड पे करना, तो वो आएगी आपकी बेसिक एंड्योरेंस में, है ना, कि हाँ हमारी बॉडी में मतलब एक बेसिक एंड्योरेंस तो है कि हम ये वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। फिर आता है जनरल एंड्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्ट करता है फैटिग सेटिस्फैक्टरली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। अब ये कौन करेगा, ये दोनों जो स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर में हो सकता है जैसे विराट कोहली, तो वो क्या है, वो एक बैट्समैन है। अब बैट्समैन है तो उसको मेनली तो क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बैटिंग की। लेकिन वो क्या करता है, जब प्रैक्टिस सेशन में जाता है तो वो फुटबॉल भी खेलता है, वो बॉलिंग भी करता है, वो कैचिंग की भी प्रैक्टिस करता है, कभी कभार विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस कर लेता है। तो वो क्या हो गया, जनरल एंड्योरेंस, के भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करो और उसमें भी आप अपना एक बेसिक सा एंड्योरेंस डेवलप कर लो, कि बाई चांस मुझे फील्डिंग करनी पड़ गई ज़्यादा टाइम तक तो वो भी कर सको। फिर स्पेसिफिक एंड्योरेंस, अब विराट कोहली स्पेसिफिकली क्या करेगा, वो करेगा बैटिंग, ठीक है। तो वो नेट्स में सबसे ज़्यादा टाइम किस में क्या चीज़ करते हुए व्यतीत करेगा, बैटिंग करते हुए, है ना। जैसे अगर वो 10 घंटे मेहनत कर रहा है तो 10 में से वो कोशिश करेगा भाई साहब 7 घंटे तो कम से कम बैटिंग करूँ, क्योंकि मेन टीम में उसको इसलिए लिया जाएगा, फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए नहीं ले रहे उसको। बाकी वो 3 घंटे वो काम भी करेगा, फील्डिंग, बॉलिंग वगैरह, ताकि एक बेसिक फिटनेस उसकी बनी रहे। तो ये जो 3 घंटे वो कर रहा है जनरल एंड्योरेंस के लिए, और 8 घंटे या 7 घंटे वो जो काम कर रहा है वो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ठीक है। तो एबिलिटी इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क विदाउट एनी फटीग एंड इट्स रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्सटे, है ना। जैसे फुटबॉलर है, अगर वो फ्रंट पे खेलता है, गोल के पास खेलता है, तो पूरी प्रैक्टिस करेगा गोल करने की। कोई बीच में खेलता है तो कोशिश करेगा कि मैं कैसे पास कर दूँ, है ना, और कैसे गेम को चलाऊँ और कैसे मैं गेंद को बिल्कुल सबसे आगे पहुँचाऊँ। देन इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो ये और आसान है। तो स्पीड एंड्योरेंस मतलब क्या है, अगर आपको 45 सेकंड के लिए कोई भी काम करना है तो आप फिर स्पीड एंड्योरेंस का सहारा लोगे, है ना, कि बिल्कुल जैसे एक छोटी सी रेस दौड़नी है आपको 50 मीटर की, तो फिर स्पीड एंड्योरेंस की वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, अगर आपको कोई एक्टिविटी 45 सेकंड से 2 मिनट के लिए करनी है ना, जैसे थोड़ी सी लंबी रेस, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की आवश्यकता है। मीडियम टर्म एंड्योरेंस मतलब 2 मिनट से 11 मिनट, जैसे 300 मीटर की रेस, है ना, किलोमीटर्स में जो रेस होगी उसमें मीडियम टर्म एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जैसे जो आप क्रॉस कंट्री रेस होती है, मैराथन होती है, तो उसमें आपको 11 मिनट से ज़्यादा जहाँ पर भागना पड़ रहा है, जहाँ पर आपकी बॉडी को इतना स्टेमिना चाहिए कि आप 11 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर पाएँ, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल, है ना, जितनी तेज हो सके उतने तेज आप मूवमेंट कर सके। और ये 5 तरीके रहती है, रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन, देन लोकोमोटर, मूवमेंट एंड स्पीड एंड्योरेंस। क्या क्या होती है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन स्पीड एबिलिटी। तो एक एबिलिटी होती है टू एक्ट अगेंस्ट अ सिग्नल, है ना, कोई आपको सिग्नल दिया गया और कितने जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हो उसके लिए, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन स्पीड, है ना। जैसे आप अगर मुक्केबाजी के कंपटीशन में गए तो वहां पर आप देख रहे हो भाई साहब सामने वाला मुक्का मार रहा है, और जैसे उसने हाथ चलाया फट आपने रिएक्ट किया और आपने मुक्का चला दिया, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड में क्या होता है कि आप धीरे 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 मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करते हो। जैसे रेस है तो रेस में आप स्टार्ट करोगे और धीरे 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 कोशिश करोगे मैक्सिमम स्पीड तक हम पहुंचे, तो वहां पर आ जाएगी एक्सेलरेशन स्पीड वाली एबिलिटी। मूवमेंट स्पीड मतलब क्या होता है कि एक सिंगल स्मॉल मूवमेंट में जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम आप लगा सको उसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड, है ना। जैसे मुक्केबाजी में एक मुक्का मारना है तो कितने कम देर में आप वो मुक्का मार सकते हो, वो होता है आपका मूवमेंट स्पीड एबिलिटी, है ना। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल आराम आराम से मुक्का बना के, है ना, फिर मारने की कोशिश करी, इतने में सामने वाला 5-6 मुक्के मार के आपको निपटा देगा। तो आपको वहां पर क्या मूवमेंट स्पीड एबिलिटी की जरूरत है कि जो वो एक मुक्का है आपको कितने कम टाइम में आप मार पा रहे हैं।
फिर लोकोमोटर स्पीड, लोकोमोटर आपने देखा होगा जनरली जो ट्रेन का इंजन रहता है उसको लोकोमोटर बोलते हैं, और जो पायलट रहता है उसको लोको, है ना, मोटर पायलट ऐसा कुछ बोलते हैं, लोको, हाँ, ट्रेन के इंजन को तो लोकोमोटिव बोलते हैं। तो लोकोमोटिव, है ना, इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा वो क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल रखने की कोशिश करता है ना। जैसे ट्रेन जा रही है दिल्ली से मुंबई, तो कोशिश करेगी भाई साहब एक बार जैसे स्पीड पकड़ी तो मैक्सिमम स्पीड लगभग लंबे समय तक रहे ताकि वो जल्दी से ट्रेन पहुंच जाए। तो लोकोमोटर स्पीड यही रहती है कि आप मेंटेन कर पाओ स्पीड को एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जैसे रेस है ना, 500 मीटर की रेस है, तो आप कोशिश करोगे कि मैक्सिमम टाइम आप लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी का यूज़ करो, कि आप मैक्सिमम स्पीड जो है आपकी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्पीड एंड्योरेंस भाई, क्या आप थक चुके हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, कैसे आप तेज, है ना, क्विकली काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड एंड्योरेंस। जैसे अब 500 मीटर की रेस है, आप 450 मीटर दौड़ लिए, है ना, सारी आपने इस्तेमाल कर ली। अब आपको फिर लास्ट के 50 मीटर में क्या है, स्पीड एंड्योरेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि आप थक चुके हो लेकिन थकने के बावजूद भी आपको रेस कंप्लीट करके जीतना है, तो होता है स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी बहुत ही आसान है कि रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, है ना, तो हमारी बॉडी में वेरियस जॉइंट रहते हैं, जैसे यहाँ पर नेक में जॉइंट है, शोल्डर में जॉइंट है, एल्बो में जॉइंट है, तो इससे जो रेंज ऑफ मूवमेंट रहता है इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देन ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, टू डू द मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, है ना, जैसे आप जिम में गए और आप अपने आप से क्या कर रहे हो, आप सिटअप्स लगा रहे हो, है ना, या फिर आप अपने आप से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो उंगली है ना, ये उंगली को मैं अपने हाथ, मतलब अपने एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा तो मैक्सिमम इतना पीछे ले जा पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ से मैं इतना पीछे ले जा पा रहा हूँ। लेकिन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, आप एक्सटर्नल हेल्प लेते हो किसी की, तो अब इसी उंगली को मैं एक्सटर्नली इतना और मोड़ सकता हूँ, है ना, तो ये क्या है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली इंक्रीज तो मैंने कर ली, लेकिन किसके सहारे, एक्सटर्नल हेल्प के सहारे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब आप किसी और व्यक्ति की हेल्प ले रहे हो तो वहां पर वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और खुद से जितना आप कर सकते हो वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, तो ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है जिससे वो वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है ना, जैसे हमारे बॉडी में इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हमें इनको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आंखों से देख रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन साथ ही मेरे पास एक पेन है और पेन से मैं स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ, है ना, जैसे मेरी आंखें आपकी आंखों से मिल रही है ना, लेकिन साथ में मैं यहाँ पर कुछ लिख भी पा रहा हूँ। तो ये लिख पा रहा हूँ, मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के कारण, है ना। तो जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको एफिशिएंटली और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। वेरियस तरह की रहती है ना, एक बार हम नाम देख लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन, बैलेंस, रिदमिक, एडेप्टेशन है, डिफरेंशिएशन है। जितनी आपको याद रह जाए 2-3 उतनी याद रख लेना। अब आ जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो वेलनेस में कौन कौन से कंपोनेंट है, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। तो ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना रखा है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो रिवीजन में। एक एक करके हम इसको देखते हैं। सोशल वेलनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम कितने आसानी से अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इमोशनल वेलनेस मतलब आप खुद को समझें और जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या आप उनसे कोप अप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर एक व्यक्ति इमोशनली वेल है तो वो जितने भी चैलेंजेस हैं, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया, माता पिता का साया अपने ऊपर से उड़ गया, तो वो सारे इमोशनल ब्रेकडाउन वाले फेजेस हैं। वहीं पर कुछ बहुत ही खुशी वाले फेज पे आएंगे, भाई साहब आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईएएस की नौकरी लग गई। तो कैसे आप जो इमोशनल, बहुत हाई इमोशन है और लो इमोशन है, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, उसी को हम इमोशनल वेलनेस बोलते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस मतलब क्या आपके जीवन में शांति है, समृद्धि है या फिर नहीं, है ना। और अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली वेल है, इसका मतलब उसके जीवन में दोनों है। देन एनवायरमेंटल वेलनेस मतलब एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, लैंड, जो कि इसको सराउंड कर रही है, तो उसी को हम बोलेंगे कि हाँ यार ये इस व्यक्ति के अंदर एनवायरमेंटल वेलनेस है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस मतलब पर्सनल फुलफिलमेंट, क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है या फिर नहीं है, क्या उसने जो करियर चूज किया है ना, उससे वो अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है नहीं, तो वो होता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब कि एक व्यक्ति का माइंड कितना ओपन है टू द न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, और क्या वो अपने पर्सनल डिसीजन, ग्रुप इंटरेक्शन, कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए कार्य कर पा रहा है फिर नहीं, तो वो सब होता है इंटेलेक्चुअल वेलनेस के अंदर। और लास्ट है फिजिकल वेलनेस। ये बहुत ही आसान है कि एक व्यक्ति क्या अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, क्या वो डेली एक्टिविटीज कर रहा है, क्या वो जब एक्टिविटी करता है तो वो बहुत ज़्यादा थक तो नहीं जाता, अंडर द फटीग वो काम करता है नहीं करता, फिजिकल स्ट्रेस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, फिजिकल वेलनेस में। तो ये 7 कंपोनेंट है, इसको ध्यान रखना है हमें।
नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट क्या है? पहला है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो दो चीजें इसमें, कार्डियो और वास्कुलर, तो दो है ना, एक होता है हार्ट प्लस लंग्स। तो हार्ट और लंग्स का एंड्योरेंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन एरोबिक एक्सरसाइज, है ना। एरोबिक मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जाम्पल दौड़ना, स्विमिंग करना, तो ये सब एरोबिक एक्सरसाइज है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप करते हैं। तो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या एक व्यक्ति इसको कर पा रहा है, फिर नहीं कर पा रहा। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी इसको बोलते हैं ना। वही दो शब्द है, कार्डियो हार्ट, रेस्पिरेटरी लंग्स, तो इन दोनों का एंड्योरेंस। देन मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। और मस्कुलर स्ट्रेंथ जो डिफरेंट मसल्स की है ना, उसको इम्प्रूव किया जाता है बाय लिफ्टिंग वेट्स, रैपिडली क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा, है ना, लोग जिम जाते हैं तो जिम जाके अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी का कंपोजिशन। तो देखो बॉडी के कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपकी मसल्स हो गई, फैट हो गई, बोन्स हो गई, और भी अदर जो वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, कि क्या वो बिल्कुल हेल्दी है फिर नहीं। और इट इज़ बेसिकली द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास, है ना। बॉडी कंपोजिशन में हम क्या देखेंगे बेसिकली, कि एक व्यक्ति क्या भाई साहब बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, उसका जो बॉडी मास है ना, क्या वो लीन बॉडी मास की कैटेगरी में आता है फिर नहीं। देन उसके बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ऑर्गन्स, क्या ये सब शेप में है फिर नहीं। तो ये सभी आते हैं बॉडी कंपोजिशन में। मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है एक व्यक्ति की या मसल्स की टू कंटिन्यू टू परफॉर्म अंडर द फटीग। तो कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर पा रहे हो और थकान के दौरान भी आप परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं मसल्स की एंड्योरेंस, है ना। तो मसल्स अपना काम कर रही है थकान के दौरान। जहां पर भी एंड्योरेंस आए मतलब वहां पर एक शब्द तो आएगा ही आएगा, और वो क्या है? फटीग, है ना, थकान। मतलब कोई भी काम आप जब थकान के टाइम पे करते हो तो उसके आगे अपने आप ही एंड्योरेंस लग जाता है ना। जैसे यहाँ पर मस्कुलर एंड्योरेंस आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो? आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज लाइक जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सब करते हो, वॉकिंग वगैरह, तो आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है कुल मिला के। देन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? तो वही हमने देख लिया, रेंज ऑफ मूवमेंट दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस, है ना। हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं? वेलनेस। तो यार ये जो इंडिजीनियस गेम्स हैं ना, इंडिजीनियस गेम्स मतलब जो भारत के ही हैं, जैसे कंचे खेलना, चेस हो गया, तो ये सब भारत के ही गेम्स हैं। तो इनको एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल इंडिकेटर माना जाता है। और माना जाता है कि अगर यार आप इन गेम्स को बचाते हो तो आपका जो कल्चर है वो सर्वाइव करेगा। नाउ इन दिस वे जो ये ट्रेडिशनल इंडिजिनियस गेम्स है नॉट ओनली हेल्प करते हैं यूथ को टू गेट फिजिकली फिट, बट वो इंस्पायर करते हैं ओल्डर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी को भी, है ना। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जब आप ये इंडियन गेम्स खेलते हैं तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ यार खेलो 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 बच्चों, है ना। वो भी उस चीज़ को देखने के लिए ललायित रहते हैं। नाउ फिजिकल एक्टिविटी आजकल हम देखते हैं तो डिक्रीज हो रही है सोसाइटी में, स्पेशली बच्चे, है ना। वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल दिन रात अपने फ़ोन में ही बिजी रहते हैं, तो बाहर जाकर खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जबकि ट्रेडिशनल गेम्स जो रहते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा भाई साहब, गुल्ली डंडे खेल रहे हैं, टायर घुमा रहे हैं, टायर अगर एक बार गिर भी गया भाई साहब, घुमाते घुमाते क्या दिक्कत है, वापस उठा के आप वापस रीजॉइन कर सकते हो गेम को, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक वो बैरियर नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, सब मिलजुल कर खेलते हैं, तो एक स्पोर्टमैन स्पिरिट की भावना भी रहती है। बेनिफिट क्या रहेंगे इन ट्रेडिशनल गेम्स के? कि ये लोगों को साथ में लाएगा। देन जो लोग हैं वो रिकनेक्ट कर पाएंगे अपनी इंडिजिनियस यूथ को, है ना। तो जो अर्बन एरिया में खासकर यूथ रहता है वो तो भाई साहब भूल ही गया है कि सितोल, है ना, ये इस तरह का ये जो बॉक्स बना के खेलना, गुल्ली डंडे, टायर चलाने, ये भी कोई गेम होते हैं। तो वो कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को। देन एजुकेशन और रिटेंशन ये सब बूस्ट होएगी। प्रमोट रीयूनियन, है ना, सब लोग मिलजुल कर खेलेंगे, क्योंकि मोबाइल पे गेम जो खेलता है व्यक्ति अकेला खेलता है, क्या ऑनलाइन वो किसी के साथ खेलता है जो उसको जानता भी नहीं है। लेकिन जब ऑफलाइन खेलेगा तो अपने आसपास के बच्चों से खेलेगा, तो उनके साथ उसका जो एक सोशल बॉन्ड है वो मजबूत होगा। नाउ इंडिजिनस स्पोर्ट्स भारत में अगर हम बात करें तो हम वैदिक टाइम से बहुत सारे खेलों को बढ़ावा देते आए हैं। और जैसे आर्चरी, है ना, आपने महाभारत के अंदर भी आर्चरी का जिक्र सुना होगा। देन रामायण के अंदर तो भगवान श्री राम के पास धनुष बाण ही रहता है ना। लक्ष्मण जी के पास धनुष बाण रहता है, तो धनुष से ही वहाँ पर सारा युद्ध वगैरह हो रहे होते हैं। चैरियट रेसिंग आपने सुना होगा, है ना, ये जो रथ है उनको दौड़ाना, रेसलिंग, योगा, स्विमिंग, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे पौराणिक समय से। और इंडिपेंडेंस के बाद भी टीम इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कुछ खेलों में, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट, शूटिंग, रेसलिंग, टेनिस, इन सब में हम अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं। अब इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन तो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स का,
और ऑल ओवर कंट्री ये देखा भी जा रहा है। और कुछ गेम्स है लाइक कबड्डी, खो खो, तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है नेशन वाइड। लेकिन कुछ ऐसे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स भी हैं, है ना, जो कि सर्टेन स्टेट्स या रीजन तक ही सीमित हैं। अब नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी 2001 में, जिसका एम था कि हमें प्रमोट करना है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, और खासकर जो रूरल एरिया के स्पोर्ट्स है उनको हमें प्रमोट करना है। और इस पॉलिसी में हाई प्रायोरिटी को रखा गया, है ना, उन गेम्स को जो कि रूरल एरियाज में खेले जाते हैं, ताकि रूरल लोकल टैलेंट को भी यहाँ पर जो उनके भी पोटेंशियल को चैनलाइज किया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। तो देखो, सबसे पहले तो लीडरशिप की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कैपेबिलिटी होती है इंडिविजुअल की टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड इनेबल अदर्स टू कंट्रीब्यूट, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो कि इन्फ्लुएंस करेगा अपने टीममेट्स को, उनको मोटिवेट करेगा और उनको इनेबल करेगा कि भाई साहब आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। और उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ताकि वो इफेक्टिवली सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जिसके भी वो मेंबर्स हैं उसके लिए वो अच्छे से खेल पाए। अब लीडरशिप की अगर आपसे कोई क्वालिटी पूछ ले तो ये शब्द में ही छुपा हुआ है ना। ये देखो यहाँ पर एल से आ जाएगा लॉयल्टी, लीडरशिप, है ना, ये उसके अंदर होनी चाहिए। ई से आ जाएगा एंड्योरेंस, भाई साहब जो कैप्टन है वो खुद के अंदर, उसके अंदर स्टेमिना होना चाहिए ना। मालूम पड़ा 2 बॉल फेंकी और थक गया और चला गया कि मैं जा रहा हूँ, है ना, रेस्ट करने। देन एंगेजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ए से आएगा अलर्टनेस, एडजस्टमेंट, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक या फंक्शनल इफेक्ट, है ना। इसका मतलब होता है कि भाई साहब दारूबाज, सुट्टेबाज ये सब ना हो। देन डिसिप्लिन, ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए। एनर्जेटिक, अर्नेसनेस, है ना। अर्नेसनेस मतलब क्या होता है, एक विनम्रता होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, राइट थिंकिंग, राइट जजमेंट होना चाहिए। देन सिंसियरिटी, सिंपैथी होनी चाहिए। हेल्दी और ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटेलिजेंट और इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी मतलब क्या होता है कि किसी से भेदभाव ना करे। पेशेंस एंड पब्लिक रिलेशन, है ना, सभी से एक कॉर्डियल रिलेशन हो बना के चले। और पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या होता है कि एक उसके अंदर ठहराव हो, है ना, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना करे, उसके अंदर एक पेशेंस वाला भाव रहना चाहिए कि हाँ भाई साहब अभी नहीं जीते तो अगली बार जीत जाएंगे, बस हमें मेहनत करनी है। देन उसके बाद कैसे आप क्रिएट कर सकते हो लीडर्स को पी से। तो पहला आ जाएगा वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप दो इवेंट की, है ना, क्योंकि लीडरशिप में क्या होता है बेसिकली हम किसी भी एक व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई साहब आप लीड करो, मतलब आपको ये जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करवाना है। और आपको, या जैसे स्पोर्ट्स में अगर कोई लीडर बना रहे हैं तो चाहते हैं कि भाई साहब वो पूरी टीम को साथ लेके चले। तो बेसिकली क्या है, हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। तो अगर आपको किसी को लीडर बनाना हो तो आप छोटे छोटे इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दो, लीडरशिप ट्रेनिंग दो। देन रेगुलर अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इम्प्रूव कर सके। देन रिकॉग्नाइज करो उनके अचीवमेंट्स को बाय फैसिलिटेटिंग मतलब क्या होता है, उनके उनको रिवॉर्ड्स देना, अवार्ड्स देना, उनको अप्रिशिएट करना। और फेथ और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स में, अगर वो डिफॉल्ट भी करते हैं तो, है ना। हो सकता है कि हमने किसी व्यक्ति को कैप्टन बनाया टीम का और वो पहले 3 मैच हार गए, लेकिन फिर भी हमें उस पर एक भरोसा रखना है कि नहीं भाई साहब हमने आपको चुना है तो आपके अंदर कुछ तो है ना, आप आज नहीं तो कल जरूर परफॉर्म करोगे। तो ये 5-6 चीज़ याद आपको रखनी है। इसमें आप अपने मन से भी बना सकते हो, है ना, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एड क्या होता है और प्राइस तकनीक क्या है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट एड देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक केयर है जो कि किसी भी इंजर्ड या सिक पर्सन को दी जाती है प्रायर टू ट्रीटमेंट, है ना। तो ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रायर टू ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से पहले है। और कौन देता है, मेडिकली ट्रेंड पर्सनल इसको दे सकता है ना, जिसको थोड़ी भी एक नॉलेज है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एड दे सकता है। तो जनरली कहाँ पर दिया जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भाई साहब रोड पर तो ऐसा कुछ खास वहाँ पर, है ना, इलाज का साधन रहता नहीं है। तो फिर क्या है कि वहाँ पर फटाक से आजकल जनरली जितनी भी गाड़ियाँ रहती है आपकी, है ना, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सब में एक फर्स्ट एड किट आता है। तो फटाक से उस किट को निकाला, उसमें बैंडेड्स रहती हैं, है ना, उसमें और क्या क्या रहता है, बैंडेड्स रहती हैं। देन उसके बाद आपकी ये पिन्स वगैरह रहती है ताकि बैंडेड को लगा दिया जा सके। एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह रहती है उसके अंदर। तो उनसे एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसका एम क्या रहता है कि जो भी व्यक्ति इंजर्ड है उसकी लाइफ बचाई जा सके ना, अगर बहुत ज़्यादा खून बह गया तो निपट जाएगा वो। देन उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, हम प्रिजर्व करना चाहते हैं लाइफ, पेन को एलिवेट करना चाहते हैं, एलिवेट मतलब रिमूव, है ना, सफरिंग को हटाना चाहते हैं। देन हम चाहते हैं कि जो कंडीशन है और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, रिकवरी जल्दी हो और अर्ली मेडिकल एड मिल जाए किसी व्यक्ति को ताकि वो आराम से हॉस्पिटल पहुँच पाए। देन प्राइस टेक्निक है ना, सीधे सिलेबस में मेंशन है, बहुत ही आसान है, PRIC, है ना। हर एक शब्द का मतलब होगा, प्री से होता है, पी से आ जाएगा प्रिवेंशन, मतलब अगर किसी को इंजरी हो गई है तो फिर क्या करना है। तो सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंजर्ड प्लेयर
एंड सेफ्टी ऑफ द इंजर्ड पार्ट, है ना। तो सबसे पहले आप प्रिवेंट करोगे भाई साहब और ज़्यादा इंजरी यहाँ पर नहीं हो जाए, तो उस पार्ट को प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करना है अपने को। सेकंड है रेस्ट करो भाई साहब, है ना। तो इंजर्ड प्लेयर जो है वो रिकवर जल्दी से हो, इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है कि आप रेस्ट करोगे तो धीरे धीरे वो आपकी ऑटो रिकवरी हो जाएगी। आइस से पेन को रिड्यूस किया जाता है ना, आइस से सिकाई यहाँ पर की जा रही है। कंप्रेशन मतलब धीरे धीरे उसको दबाना, है ना। तो इंजर्ड पार्ट को धीरे धीरे दबाया जाता है ताकि प्लेयर को थोड़ा सा रिलीफ वहां पर मिले, है ना। एकदम जोर से नहीं दबा देना कि भाई साहब, है ना, दर्द के मारे वो बिल्कुल उसकी, है ना, हार्ट अटैक किया जाए। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो वगैरह को थोड़ा मेंटेन किया जा सके। और लास्ट होता है एलिवेट। तो एलिवेट किया जाता है, एलिवेट मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाना उस इंजर्ड पार्ट को, है ना। जैसे पैर में चोट लग गई तो जनरली आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ऊपर थोड़ा बांध देते हैं पैर को, है ना, ताकि वो जो स्वेलिंग और पेन है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। तो ये है प्राइस टेक्निक, प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो ये थे अपने पास सारे टॉपिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस है, हमने देखे थे 5 कंपोनेंट्स है इसके। नेक्स्ट है कि सिंक्रोनाइजेशन का एक और नाम क्या है, तो देखो सिंक्रोनाइज करना मतलब कोऑर्डिनेशन करना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सपलनेस का मतलब क्या होता है, देखो सपलनेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन। फिर आ जाता है परसेंटेज ऑफ फैट, बोन, वाटर, मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बॉडी का कंपोजिशन, है ना, तो जिसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। देखो अब यहाँ पर टाइम भी दे दिया है ना, तो अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए होता तो फिर हम बोलते हैं हाँ रेजिस्टेंस को ओवरकम करना मतलब स्ट्रेंथ, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन तो फिर यहाँ पर वो फटीग वाला कंसेप्ट आ जाएगा, है ना, कि आप अब लॉन्गर ड्यूरेशन में होगा कि आप फटीग आ जाएगी, आपको थकान आ जाएगी, उसमें भी आप कर पा रहे हो तो फिर एंड्योरेंस होगा। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं होता तो आंसर स्ट्रेंथ होता। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज, है ना, तो आप ग्रेटर रेंज या एम्पलीट्यूड से कोई भी काम कर पा रहे हैं तो हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट अपने पास एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, या आसान है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो जाएगा। देन एम ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं हम, है ना, तो हम प्रिवेंट करना चाहते हैं डिजीज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रीफली एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, है ना, हमने बहुत ही अच्छे से देखी है, तो आपको वही लिखना है कि इंप्रूवमेंट होगा, मसल टोन होगी, रिकवरी टाइम कम होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इंपॉर्टेंस क्या है हेल्दी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का, तो लाइफ स्टाइल अगर हेल्दी रहेगी तो क्या इंपॉर्टेंस है, लंबा जीवन रहेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, डिप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सारी बातें लिखनी है। हेल्दी डाइट क्या होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो देखो हेल्दी डाइट में क्या क्या आ जाएगा, बेसिकली हेल्दी डाइट के अंदर आ जाएगा आपके पास ऐसी डाइट जो कि आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाए, है ना, और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हो सारे हो। हेल्दी डाइट में बेसिकली क्या होगा, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होगा, होल ग्रेन होगा, लो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप इसको डेली और एडिक्वेट मात्रा में लेते हो जिसमें विटामिन मिनरल्स का ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब रहते हैं, तो इसलिए फिर आपकी बॉडी फिट रहेगी, और फिट रहेगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि टू ईट इज़ अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट, है ना। यहाँ पर एक कोट का भी इस्तेमाल कर दिया, आप चाहो तो करना, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई साहब खाना जरूरी है लेकिन इंटेलिजेंटली खाना एक कला है ना। देन उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन में कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखी थी, कंपोनेंट अपने को बताने हैं, तो फिजिकल फिटनेस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, फिर 5 कंपोनेंट हमने देखे ही थे, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, और थोड़ा थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर देना क्योंकि 5 मार्क्स का अपना क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों कवर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.